इस लेक्चर में जीनोसाइड कन्वेंशन एंड आईसीजे के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये रिसेंटली न्यूज में है, यूक्रेन की वजह से न्यूज में है, यूक्रेन और रशिया की वजह से। यूक्रेन ने अभी एप्लीकेशन फाइल की है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, किसके अगेंस्ट? रशिया के अगेंस्ट, विरुद्ध। इसने कहा है कि जो 1948 की कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड, इसे शॉर्टकट में इस इतनी बड़ी कन्वेंशन को जीनोसाइड कन्वेंशन बोलते हैं। और जीनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, मास किलिंग, एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देना। उसके लिए एक कन्वेंशन हुई थी, ये मान लो एग्रीमेंट, ट्रीटी, संधि, समझौता हुआ था, जीनोसाइड कन्वेंशन 1948। तो रसिया के अगेंस्ट ये एप्लीकेशन फाइल की है कि जो रसिया ने अभी किया है यूक्रेन में, उसको इस कन्वेंशन के हिसाब से इंटरप्रेट किया जाए और इसके खिलाफ केस दाखिल किया जाए रसिया के खिलाफ। तो इशू क्या है? रसिया ने आरोप लगाए हैं, रसिया ने नहीं, यूक्रेन ने रसिया पे आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगाए हैं? कि एक्ट ऑफ जीनोसाइड किया है रसिया ने, नरसंहार किया है रसिया ने। कहाँ पे? लुहांस्क और डोनेस्क रीजन में। देखो ये आपको पता ही है, ये रसिया है और ये यूक्रेन है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ के दो रीजन है, प्रोविंस थे यूक्रेन के, लुहांस्क और डोनेस्क, इन रीजन को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया रसिया ने और यहाँ पे अपनी फोर्स भेज दी। और अब तो यूक्रेन में भी वार चल रहा है। तो इस रीजन को यूक्रेन का कहना है कि इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के साथ साथ इसने, रसिया ने क्या किया है, इसकी आड़ में यहाँ पे जीनोसाइड किया है, एक्ट ऑफ जीनोसाइड, नरसंहार किया, लोगों को मारा है। इसने इंडिपेंडेंस देने के साथ साथ, पहचान देने के साथ साथ यहाँ पे लोगों का नरसंहार किया है। दूसरा, यूक्रेन के अगेंस्ट वार स्टार्ट कर दिया, युद्ध स्टार्ट कर दिया, ऐसा यूक्रेन का कहना है। तो पहले हम जानेंगे आईसीजे क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और फिर इसके बारे में पढ़ेंगे कि जीनोसाइड कन्वेंशन क्या बोलती है। अगर कोई नरसंहार करता है, जीनोसाइड करता है, मास किलिंग करता है कोई भी कंट्री, तो आईसीजे क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था यूनाइटेड नेशन चार्टर के द्वारा। यूनाइटेड नेशन जिसके द्वारा बना था 1945 में, संयुक्त राष्ट्र है, उसी का चार्टर, मतलब उसी के रूल के अकॉर्डिंग ही ये बनाया गया था। इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था आईसीजे ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, 1946 में अप्रैल में। ये देखो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है जिन्हें अंग बोलते हैं हिंदी में, ऑर्गन बोलते हैं इंग्लिश में और अंग हिंदी में। 6 ऑर्गन में से प्रिंसिपल ऑर्गन है जो, उनमें से एक ये है, और ये जुडिशियल ऑर्गन है, यानी कि ये जैसे कोर्ट काम करता है किसी देश में, ऐसे ये इंटरनेशनल कोर्ट की तरह काम करता है, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट, वर्ल्ड कोर्ट की तरह काम करता है। किसी स्टेट्स, किसी दो देश के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसको ये निपटाता है, या कोई यूनाइटेड नेशन की कोई भी एजेंसी है या ऑर्गन है दूसरा, वो इससे सलाह लेना चाहे, एडवाइस लेना चाहे, तो उसके लिए सलाह देता है। प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जिसका हेडक्वार्टर, यानी कि कहाँ पे ये स्थित, कहाँ पे लोकेटेड है, ये नीदरलैंड की कैपिटल है हेग, वहाँ पे ये स्थित है। और हेग को पीस पैलेस के नाम से जानते हैं, शांति का स्थान, पीस पैलेस, शांति महल भी बोल सकते हो, हैग में है ये। और नीदरलैंड देखो यूरोप में एक कंट्री है, यहाँ पे जर्मनी के पास नीदरलैंड है, यहाँ पे हैग है उसकी कैपिटल, वहाँ पे लोकेटेड है। जो इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, उसके अलावा ये इकलौता ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जो न्यूयॉर्क से बाहर एस्टेब्लिश है, स्थित है। जो बाकी के 5 ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इकोसॉक है, इकोसॉक एक है, इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूनाइटेड नेशन की। तो ये जितने भी हैं ना बाकी के 5 ऑर्गन, वो न्यूयॉर्क में है, यूएसए में, अमेरिका में न्यूयॉर्क, वहाँ पे सिचुएटेड है। लेकिन ये इकलौता है जो बाहर है, नीदरलैंड में सिचुएटेड है, हेग में। ये जितने भी कोई लीगल डिस्प्यूट है, मामले हैं किसी स्टेट्स के बीच में, स्टेट का मतलब यहाँ पर नेशन है, राष्ट्र, उसको सुलझाता है और एडवाइजरी ओपिनियन देता है। और कोई भी लीगल क्वेश्चन अराइज हो रहा है, यूनाइटेड नेशन का कोई भी ऑर्गन है या एजेंसी है, इससे कुछ सलाह लेता है, या कोई उनके खिलाफ क्वेश्चन अराइज हो रहा है, उसके बारे में भी ये चर्चा करता है, डिस्कस करता है और इन्हें एडवाइस देता है।
क्या स्ट्रक्चर है इसका? इसमें 15 जज होते हैं, 15 जज, जो 9 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। और इलेक्ट कौन करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूनाइटेड नेशन का ही ऑर्गन है, ये दोनों करती हैं। इन दोनों में वोटिंग होती है साइमल्टेनियसली बट सेपरेटली। मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ वोटिंग होती है लेकिन अलग अलग। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अलग वोटिंग हो रही होगी, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं वो वोटिंग कर रहे हैं, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अलग वोटिंग हो रही होती है। ये जिसके जो भी इसके मेंबर है कंट्री, वो वोटिंग कर रहे होते हैं कि किस जज को इलेक्ट करना है इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और इलेक्ट होने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए वोट की, दोनों बॉडीज में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी और सिक्योरिटी काउंसिल में भी, दोनों में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। यानी कि जितने भी इसके मेंबर है यूएनएससी के और यूएनजीए के, उनसे 50% से ज़्यादा वोटिंग करें किसी जज के लिए, सपोर्ट करें, तब जाके वो इलेक्ट होते हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। और किसी को भी देखो कम से कम ये इसकी कंटिन्यूटी इंश्योर करने के लिए कम से कम 1/3 मेंबर कोर्ट के हर 3 साल में इलेक्ट किए जाते हैं। यानी कि हर 5 मेंबर को हर 3 साल में इलेक्ट किया जाता है। और कोई भी जज री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। मान लो एक जज 9 ईयर के लिए इलेक्ट किया जाता है और 9 साल पूरे हो गए, तो उसको दोबारा से भी री इलेक्ट, दोबारा से भी चुना जा सकता है। आईसीजे को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन सहायता करते हैं इसके यूनाइटेड नेशन के। और इसके ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, कि कौन सी भाषा में काम करता है ये आईसीजे? इंग्लिश और फ्रांस की लैंग्वेज है फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच में ये काम करता है अपना सारा जो ऑफिशियल वर्क है। जो 15 जज जो आते हैं कोर्ट के, वो डिफरेंट रीजन से आते हैं। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसमें से 3 जज आते हैं अफ्रीका महाद्वीप से, 2 जज आते हैं लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन रीजन से। ये देखो वर्ल्ड मैप, ये जो बीच वाला रीजन है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच वाला रीजन, ये है लैटिन अमेरिकन कंट्री, और ये कैरेबियन सी है यहाँ पे, यहीं पे इस वाले रीजन को बोलते हैं लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन रीजन। यहाँ से आते हैं 2 जज, एक एक लैटिन अमेरिका से, एक कैरेबियन सी से, एक जो भी कंट्री यहाँ पे है। 3 जज आते हैं एशिया से, एशिया कॉन्टिनेंट से चुने जाते हैं। और 5 आते हैं वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट से, और 2 आते हैं ईस्टर्न यूरोप से। तो ये टोटल मिला के इसमें 15 जज होते हैं। इसकी इंडिपेंडेंस, यानी कि जज की इंडिपेंडेंस कैसे निर्धारित होती है? जैसे देखो, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, और भी कोर्ट है, उनके अलावा इसमें क्या है, गवर्नमेंट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। क्योंकि और जितने भी कोर्ट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। क्योंकि इसमें ना जज को इलेक्ट किया जाता है। जैसे मान लो एशिया से 3 जज लेने हैं, और मान लो भारत की बारी आ गई, भारत अपने जो हाईएस्ट कोर्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ पे, हाईएस्ट कोर्ट, सबसे ऊंचा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को या किसी भी जो अभी जज है उसको भेजेंगे कि हम इस जज को इलेक्ट करना चाहते हैं। फिर वोटिंग होगी, वहाँ पे वोटिंग होगी, अगर इंडिया का जज इलेक्ट हो गया तो आ जाएगा आईसीजे में। तो ये इंडिपेंडेंट होता है बिल्कुल, और इंडिपेंडेंट जज काम करते हैं बिल्कुल इम्पार्शियली और कंसेंसली। कंसेंसली का मतलब होता है अपने बिल्कुल अंतरात्मा से और बिना पक्षपात के। इम्पार्शियली मतलब पर बिना पक्षपात के करते हैं, और बिल्कुल ओपन कोर्ट में अपनी डिक्लेरेशन, घोषणा सुनाते हैं अपनी ड्यूटी को, कर्तव्य को निभाते हुए ये जज। इसके जुरिस्डिक्शन और फंक्शन क्या है आईसीजे के? देखो, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। वर्ल्ड कोर्ट, पूरे विश्व का कोर्ट, अदालत कहा जाता है। जो भी स्टेट्स हैं, यानी कि स्टेट्स का यहाँ पे मतलब है राष्ट्र, नेशन, कंट्री, देश, उनके बीच में कोई भी लीगल डिस्प्यूट हो रहा होता है, उसका जुरिस्डिक्शन आता है इसके दायरे में। और दूसरा, एडवाइजरी ओपिनियन देता है ये। कोई भी लीगल क्वेश्चन अराइज हो रहा है, यूनाइटेड नेशन का कोई भी ऑर्गन है या स्पेशलाइज एजेंसी है कोई भी, जैसे मान लो कोई भी एजेंसी है, इससे कोई सलाह लेना चाहता है तो उसको एडवाइस देता है ये। जो इसके मेंबर हैं केवल वही स्टेट्स, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वही इसके पार्टी बन सकते हैं, वही आईसीजे के पार्टी बन सकते हैं, उनमें ही उनके जज को इलेक्ट किया जा सकता है। या फिर इस कोर्ट के स्टैट्यूट को जिसने एक्सेप्ट किया है वही इसके पार्टी बन सकते हैं इस कोर्ट के। और इसका जो जजमेंट है वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है पार्टीज पे। एक बार इसने जजमेंट दे दिया फिर वो फाइनल है, ना तो उसके खिलाफ अपील की जा सकती है कोई भी, और वो फाइनल होता है अंतिम। लेकिन हाँ, अगर ये खुद चाहे, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चाहे, तो उसको दोबारा से इंटरप्रेट कर सकता है, दोबारा से उसको देख सकता है कि हाँ उसे नए मान लो सबूत मिले हैं, नया प्रूफ मिला है कुछ, और नए फैक्ट मिले हैं, तो उसको डिस्कवर करने के बाद, नए फैक्ट को देखने के बाद इंटरप्रेट दोबारा से अपने जजमेंट को कर सकता है। लेकिन इस जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं कर सकते आप जाके। जीनोसाइड कन्वेंशन क्या, आप इसको देख लेते हैं। जीनोसाइड कन्वेंशन का फुल नाम है कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ
प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड। शॉर्टकट में जीनोसाइड कन्वेंशन याद रखो बस। ये क्राइम जो होते हैं जीनोसाइड के, नरसंहार, जो मास किलिंग, एक साथ बहुत सारे लोगों के खिलाफ अपराध होते हैं, उनको बचाने के लिए पहले ये फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लॉ आया था। इस जीनोसाइड कन्वेंशन के हिसाब से जीनोसाइड एक क्राइम है, अपराध है, जो वार के टाइम पे जब युद्ध चल रहा होता है या पीस के दौरान जब शांति, कोई युद्ध भी नहीं चल रहा होता, तब कोई क्राइम क्या हो, जीनोसाइड क्राइम, यानी कि लोगों को मारा हो, बहुत सारे लोगों को मास किलिंग की हो, उसको ये इंक्लूड करता है। जीनोसाइड कन्वेंशन है जो फर्स्ट ह्यूमन राइट ट्रीटी थी, जो अडॉप्ट की थी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 9 दिसंबर 1948 को। और ये इसलिए की थी कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो इतने अपराध हुए, क्राइम हुए हैं, ये दोबारा से ना हो, ऐसे अत्याचार दोबारा से ना हो, इसलिए लाया गया था जीनोसाइड कन्वेंशन। इसकी जो डेफिनेशन है क्राइम ऑफ जीनोसाइड की, इस कन्वेंशन के हिसाब से ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अडॉप्ट की गई है। और इसमें देखो, जो रोम स्टैट्यूट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसके द्वारा बना गया, 2002 में बनाया गया था, रोम स्टैट्यूट आ गया था, 1998 में एक ट्रीटी अडॉप्ट की गई, 2002 में ये कोर्ट बनाया गया। इस कोर्ट के हिसाब से इसने भी, ये भी, इसके जो रूल्स वगैरह हैं, गाइडलाइंस है, ये कोर्ट भी अडॉप्ट करता है जीनोसाइड की गाइडलाइंस को। जो रोम स्टैट्यूट है, इसने देखो 4 कोर इंटरनेशनल क्राइम को एस्टेब्लिश किया। इसने 4 क्राइम, अपराध, इंटरनेशनल क्राइम होंगे, उनको डिफाइन किया, जैसे जीनोसाइड एक रखा कैटेगरी, एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के अगेंस्ट अपराध, एक वार क्राइम, युद्ध के दौरान अपराध, और क्राइम ऑफ अग्रेशन, ये रखे। लेकिन ये क्या है, सेल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन। कोई भी मान लो लॉ है, स्टैट्यूट, ये स्टैट्यूट का मतलब है लॉ, कानून, कोई भी इंटरनेशनल लॉ है, उसकी लिमिटेशन इन पे नहीं लगाई जा सकती। ये क्राइम माने जाएंगे, इसके हिसाब से अपराध माने जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें यह है कि जो ये कन्वेंशन है, ये एस्टेब्लिश करती है स्टेट पार्टीज पे, जो भी इसके मेंबर हैं उनको मानना होता है, और उन्हें अपने देश में ऐसे कानून, लेजिस्लेशन इनेक्ट करने होते हैं, बनाने होते हैं, ताकि वो ऐसे क्राइम को रोक सके। ये आर्टिकल 4 में दिया हुआ है इस जीनोसाइड कन्वेंशन की में। ये कुछ फैक्ट हैं। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये इससे पहले एक परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बना हुआ था इस नाम से। इसको हटा के ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया था, यानी कि ये इसका सक्सेसर था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सक्सेसर था इस पीसीआईजे का। इससे पहले, आईसीजे से पहले पीसीआईजे बना हुआ था। और ये बनाया था जब लीग ऑफ नेशन बनाया था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनाया था। ऐसी संस्था बनाई थी जैसे यूनाइटेड नेशंस बनाया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ताकि यूनाइटेड नेशन इसलिए बनाया था कि ऐसी दूसरी कोई नौबत ना आए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, और ऐसे कोई अपराध ना हो, क्राइम ना हो, शांति रहे, पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए पूरे वर्ल्ड में ये बनाया गया था यूनाइटेड नेशन। ऐसे ही लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, 1920 में एक ट्रीटी हुई थी, वर्साइल्स ट्रीटी, उसके द्वारा लीग ऑफ नेशन बनाया था। लीग ऑफ नेशन में ही ये परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बनाया था। और इसका भी ये परमानेंट पीसीआईजे भी ये कहाँ पे था, नीदरलैंड में था। ये 1992 में बनाया गया था। पीस पैलेस बोला जाता है जिसको, हेग को, हैग में था ये, नीदरलैंड की कैपिटल है हेग, वहां पे पीस ऑफ पैलेस में ये भी लोकेटेड था, जहां पे आईसीजे अभी बना हुआ है। तो यही था इसके बारे में